नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं नागराज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, खूनी जंग। अमेरिका से यूरोप जा रही फ्लाइट में महान हस्तियां सफ़र कर रही हैं। तभी एक गार्ड ने अपने बॉस से कहा, सर, सबसे आगे वाली रो में नागराज सफ़र कर रहा है। उनके बॉस ने कहा, ग्रेट विलियम का खात्मा करने वाला नागराज? गार्ड ने कहा, यस सर। उनके बॉस ने नागराज को खत्म करने का आदेश दिया। नागराज को 4 गार्ड्स ने घेर लिया और नागराज से कहा, खड़े हो जाओ, कोई गलत हरकत मत करना। विमान में सफ़र कर रहे सभी यात्री देखते रह गए। स्टेन्सगंज के साये में वे नागराज को विमान के इमरजेंसी डोर के पास ले आए और नागराज से कहा कि यहाँ से बाहर कूद जाओ। नागराज ने सोचा, मैंने यहाँ कुछ किया तो कई निर्दोष लोगों की जान जा सकती है, इससे अच्छा तो मैं बाहर कूद जाता हूँ। और नागराज आगे बढ़ गया। अपने गुरु गोरखनाथ का नाम लेकर उसने विमान से छलांग लगा दी। अब नागराज आकाश की अनंत गहराइयों में डूबता जा रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मुझे मानवता की भलाई के लिए जिंदा रहना है। एकाएक नागराज की कलाइयों से नाग रस्सी निकली। नागराज ने कहा, अरे, ये नागानंद और नागनाथ कहाँ चले गए? नागानंद और नागनाथ दोनों नाग नागराज के शरीर में वास करने वाले असंख्य नागों के प्रमुख हैं। फिर हवा में ही नाग आपस में गूंथने लगे और देखते ही देखते नाग रस्सी ने पैराशूट का रूप धारण कर लिया। नागराज ने अपने नाग प्रमुख नागानंद और नागनाथ से कहा कि तुमने नागराज की नहीं, मानवता की रक्षा की है। पैराशूट नागराज को लिए इस समय फ्रांस की राजधानी पेरिस के ऊपर मंडरा रहा था। एक गैम्बलिंग फाइट एरिना के बाहर एक फोटोग्राफर लड़की ने नागराज को एक अजीबोगरीब पैराशूट के सहारे उतरते देखा तो उसने नागराज की फ़ोटो क्लिक कर ली। मोबाइल फाइट एरिना वह अखाड़ा था जिसमें जुआरी 2 पहलवानों पर पैसा लगाते हैं। नागराज उस सुंदर लड़की के पास ही उतरा। सभी नाग वापस उसकी कलाई में समाने लगे। नागराज के सामान्य होने पर उस लड़की ने कहा, हेलो नागराज, मेरा नाम टीना है। मैं वर्ल्ड टुडे की चीफ रिपोर्टर हूँ। टीना ने नागराज को उसके नाम से पुकारकर हैरान कर दिया था। उनके चारों तरफ भीड़ लग गई थी। टीना ने कहा कि इस भीड़ को देखते हुए हमें अंदर चलना चाहिए, वहीं आगे की बातें होंगी। टीना नागराज को लेकर अखाड़े की तरफ बढ़ने लगी। प्रेस कार्ड दिखाकर वह नागराज को रिंग के बिल्कुल पास ले आई। टीना ने बताया, यहाँ कैफ़ी और क्रो में गैम्बलिंग फाइट होने वाली है। मैं उसी को कवर करने आई हूँ। नागराज ने कहा, गैम्बलिंग फाइटर कैफ़ी, इसी से मिलने तो मैं यूरोप आया हूँ। नागराज ने टीना से पूछा, तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? टीना ने बताया, हमारे न्यूयॉर्क संवाददाता ने विलियम और तुम्हारी जंग की पूरी जानकारी मुझे दी थी, जिसमें नागराज के फोटोग्राफ भी थे। टीना ने पूछा, लेकिन नागराज, तुम इस समय पेरिस में कहाँ से आ गए? नागराज ने बताया, यूरोप से। नागराज ने टीना को विमान में घटी सारी घटना सुना दी। टीना ने कहा, नागराज, लगता है इस दुनिया में कदम कदम पर तुम्हारे दुश्मन मौजूद हैं। नागराज ने कहा, दोस्त भी तो हैं। और फिर फाइट शुरू हो गई। कैफ़ी और क्रो रिंग में उतर चुके थे। सभी दर्शक कैफ़ी कैफ़ी चिल्ला रहे थे। नागराज ने कहा, लगता है कैफ़ी काफ़ी लोकप्रिय है। टीना ने बताया, हाँ, पेरिस में इससे बड़ा फाइटर कोई नहीं है। फाइट शुरू हो गई। नागराज ने कहा, पर यह तो बच्चों की तरह लड़ रहा है। टीना ने कहा, लेकिन जीतेगा वही। 2 राउंड बाद प्रतियोगिता कैफ़ी की जीत पर ख़त्म हुई। टीना ने कहा, देखो, मैंने कहा था ना, कैफ़ी ही जीतेगा। नागराज ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। दोनों एरिना के बाहर आ गए। नागराज ने कहा, टीना, मुझे कैफ़ी से मिलना है। टीना ने कहा, 1 घंटे बाद मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। 1 घंटे बाद दोनों कैफ़ी के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। नागराज ने कैफ़ी को जीत की बधाई दी। कैफ़ी ने नागराज से पूछा, कहो, कैसे आना हुआ?
नागराज ने बताया, उसे न्यूयॉर्क के डॉन ने भेजा है और वह डिसिल्वा के पहलवान सोलो से गैम्बलिंग फाइट करना चाहता है। कैफी ने डॉन की चिट्ठी पढ़ी और नागराज से कहा कि नागराज, तुम्हें महान डॉन ने भेजा है। यह तो ठीक है, लेकिन सोलो का मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। फिर तुम तो कोई प्रसिद्ध पहलवान भी नहीं हो, तुम पर पैसा कौन लगाएगा? नागराज ने कहा, वैसे तो मुझे किसी को अपनी योग्यता दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम खुद एक पहलवान हो। आओ, दो दो हाथ हो जाएं। कैफी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। नागराज ने जैसे ही कैफी का हाथ पकड़ा, कैफी ने उसे अपने ऊपर से उछाल दिया, लेकिन नागराज बड़ी कुशलता से कलाबाजी खाकर जमीन पर खड़ा हो गया। नागराज ने पलक झपकते ही पैंतरा बदलकर एक फ्लाइंग किक कैफी की कमर पर जड़ दी। कैफी दरवाज़ा तोड़ता हुआ बरामदे में जा गिरा। कैफी उठकर अंदर आया। उसने कहा, मानना पड़ेगा, डॉन ने किसी गलत आदमी को नहीं भेजा। उसने नागराज से हाथ मिलाया। नागराज ने पूछा, तुम सोलो से फाइट अरेंज कर रहे हो? कैफी ने कहा, हाँ, पेरिस के शूरवीर कैफी को पछाड़ा है तुमने। अगले दिन कैफी ने नागराज को बताया, मेरी बात डिसिल्वा से फ़ोन पर हुई है। वह शनिवार को मोंट कार्लो से सोलो को लेकर यहाँ आएगा और फाइट रविवार को होगी। नागराज ने कहा, ठीक है, अब रविवार को मिलेंगे, एक खूनी जंग के लिए। नागराज कैफी से विदा लेकर टीना से मिलने वर्ल्ड टुडे पहुंचा। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, 30 फ्रैंक्स मिस्टर नागराज। अपना नाम सुनकर नागराज हैरान था कि टैक्सी ड्राइवर उसे कैसे जानता है। टैक्सी का किराया चुकाकर वह अंदर पहुंचा। वहां बैठी रिसेप्शनिस्ट से उसने पूछा, मुझे चीफ रिपोर्टर मिस टीना से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, ओह, आप नागराज हैं। मिस टीना 9th फ्लोर रूम नंबर 904 में बैठती है। नागराज परेशान सा एक्सप्रेस लिफ्ट पर सवार हुआ। 9वें फ्लोर पर पहुंचकर लिफ्ट रुकी। लिफ्ट मैन ने नागराज का ऑटोग्राफ मांगा। लिफ्ट से निकलकर वह रूम नंबर 904 के सामने रुका। नागराज ने सोचा, आज क्या हो रहा है? जो मुझे मिलता है वही पहचान लेता है। नागराज ने दरवाजे को धकेला। वहाँ बहुत खामोशी थी। अंदर एक बड़े हंगामे ने नागराज का स्वागत किया। सब नागराज नागराज कहकर तालियां बजा रहे थे। हॉल में नागराज के स्वागत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। टीना ने नागराज को अपने समाचार पत्र के चीफ एडिटर मिस्टर हॉवर्ड, डेली प्लैनेट के सर्कुलेशन मैनेजर मिस्टर रॉबर्ट, प्रोब के चीफ रिपोर्टर मिस्टर केल्सन से मिलवाया और जान पहचान के इस लंबे दौर के बाद नागराज प्रेस रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब देने के लिए खड़ा हो गया। एक ने पूछा, आप यूरोप कैसे पहुँचे? तो दूसरे ने कहा, आप यूरोप किस लिए आए हैं? बुलडॉग, शांगो और विलियम के बाद अब आपका निशाना कौन है? नागराज ने कहा, आप सबने एक साथ इतने सारे सवाल पूछ लिए, मैं सबका जवाब बारी बारी से देता हूँ। नागराज ने सबसे पहले उन्हें अपने पेरिस में आश्चर्यजनक ढंग से उतरने की घटना सुनाई। नागराज ने कहा, मैं यहाँ मानवता और यूरोप वासियों की भलाई के लिए आया हूँ और मेरा पहला निशाना आने वाले इतवार को मोंट कार्लो का मशहूर पहलवान सोलो है। टीना ने कहा, क्या आपका यूरोप में और कोई भी लक्ष्य है? नागराज ने कहा, यह मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरे कार्य करने का तरीका गुप्त होता है। टीना ने कहा, नागराज, हम सब आपकी शक्ति का प्रदर्शन देखना चाहते हैं। नागराज कुछ सोचकर बोला कि नागराज की शक्ति कोई प्रदर्शन की चीज़ नहीं है, लेकिन मैं यूरोप के अपने बंधुओं को निराश नहीं करूंगा। जो सम्मान और प्यार आप सबने दिया है, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। नागराज की बात खत्म होते ही हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नागराज ने ओवरकोट उतारकर अपने हाथ सीधे किए और उसकी कलाइयों से एक साथ कई नाग निकलकर हॉल में बैठे लोगों की तरफ लपके और देखते ही देखते सबके ताली बजाते हाथों से लिपट गए। कुछ लोग तो डर के मारे चीख उठे। नागराज ने कहा, आप इनसे डरिए मत,
ये मेरे आदेश पर चलते हैं और केवल गलत लोगों को ही काटते हैं। नागराज ने कहा, आप कहते हैं तो मैं इन्हें वापस बुला लेता हूँ। कहते के साथ ही नागराज ने इशारा किया और सारे नाग वापस उसकी कलाई में समाने लगे। सांपों के वापस जाने पर लोगों की जान में जान आई। एक रिपोर्टर ने कहा, नागराज कुछ और दिखाओ। नागराज की कलाई से फिर नाग रस्सी छूटी और छत पर लगे झूमर पर लिपट गई। नागराज ने शरीर को झटका दिया और हॉल में बैठे लोगों के ऊपर से गुजरता हुआ नाग रस्सी पर झूल गया। नाग रस्सी पर झूलता हुआ नागराज सामने की दीवार पर चिपक गया। फिर उसने नाग रस्सी वापस खींच ली और दीवार पर रेंगने लगा। फिर छत से होता हुआ वह वापस स्टेज पर उतर गया। एक रिपोर्टर ने पूछा, नागराज आप ये सब करतब कैसे करते हैं? नागराज ने कहा, मेरे लिए ये कोई करतब नहीं है बल्कि वास्तविकता है। जिस प्रकार आप ज़मीन पर चलते हैं उसी प्रकार मैं दीवारों पर या छत पर रेंगता हूँ। फिर वह प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। सबके जाने के बाद नागराज टीना से बोला, टीना मुझे एक बात समझ नहीं आती, आज पेरिस में जिससे भी मैं मिला वह मुझे पहले से ही जानता था। टीना ने एक अखबार नागराज की तरफ बढ़ाया और कहा, इसका जवाब तुम्हें आज का अखबार देगा। अखबार पढ़कर नागराज को समझते देर न लगी कि क्यों लोग उसे पहचान रहे थे। टीना ने कहा कि तुम मुझसे यहाँ मिलने आने वाले थे, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। टीना ने कहा, नागराज तुम नहीं जानते कि पेरिस में तुम कितने मशहूर हो। इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद हमारे ऑफिस में सुबह से हज़ारों फ़ोन आ चुके हैं और कल के अखबार में तहलका ही मच जाएगा। नागराज ने टीना से कहा, परसों की फ़ाइट में तुम ज़रूर आना। टीना ने कहा, तुमने यह बात कहकर मुझे बहुत खुशी दी है। कुछ देर बाद टीना ने नागराज को घर चलने के लिए कहा। रविवार की शाम बहुत गर्म थी, मौसम के कारण नहीं, नागराज और सोलो के बीच होने जा रही खूनी जंग के कारण। आज होने वाली फ़ाइट के टिकट सुबह काउंटर खुलते ही हाथों हाथ बिक गए थे। एरिना लोगों से ठसाठस भर चुका था। वहां उपस्थित भीड़ अपने हीरो सोलो के इंतज़ार में नारे लगा रही थी। वहीं नागराज का नाम भी 2-4 लोगों की जुबान पर था। कुछ देर बाद नागराज ने एरिना में प्रवेश किया। टीना ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट और लोगों के शोर से हिल गया जब सोलो ने भारी सुरक्षा के बीच एरिना में प्रवेश किया और सभी दर्शक जोर से चिल्लाने लगे, सोलो सोलो। सोलो और नागराज ने रिंग में प्रवेश किया। दोनों ने अपने अपने ओवरकोट उतार दिए। पहले राउंड का घंटा बजते ही नागराज और सोलो एक दूसरे के सामने डट गए। सोलो ने सोचा, इसी तो मैं 2 मिनट में धूल चटा दूंगा। नागराज सोच रहा था कि पता नहीं यह किस स्टाइल में लड़ता है। कुछ देर बाद नागराज को आंक कर सोलो भयानक गति से आगे बढ़ा। उसने सोचा, इसके लिए मेरी एक टक्कर ही काफ़ी होगी। इससे पहले कि सोलो नागराज से टकराता, नागराज फुर्ती से एक तरफ हट गया। वार खाली जाता देख सोलो संभल कर खड़ा हुआ। उसने सोचा, इसमें बहुत फुर्ती है, दाव पेंच से काम लेना चाहिए। सोलो ने एक भयानक छलांग भरी और अब नागराज नहीं बच पाया। सोलो के मजबूत पैरों की टक्कर उसकी छाती पर लगी, जिससे वह दूर जाकर गिरा। सोलो ने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। उसने झपट कर उसे उठाया और सिर से ऊपर उठाकर उछाल दिया। नागराज रेफरी से टकराया और उसे लेता हुआ जमीन पर गिर गया। सारा माहौल सोलो सोलो के नारों से गूंज उठा। रिंग के बाहर खड़ा कैफी नागराज को पिटता देख परेशान था। वह सोच रहा था कि अगर यह इसी तरह पिटता रहा तो मेरा 10 लाख रुपए डूब गया। इस बीच नागराज खड़ा हो चुका था। सोलो एक बार फिर उछला और नागराज को एक बार फिर सोलो की शक्तिशाली किक का सामना करना पड़ा। दर्शकों ने फिर तालियां बजाकर सोलो की सफलता का स्वागत किया। जोरदार किक के तूफान से उबरते नागराज को सोलो ने बालों से पकड़कर उठाया और ताबड़तोड़ घूंसे बरसाने लगा। नागराज की फरियाद सुनकर
रेफरी ने घंटा बजा दिया। घंटे की आवाज़ के साथ पहला राउंड समाप्त हुआ। कैफी झपट कर नागराज के पास पहुंचा और नागराज से बोला, तुमने मुझे मरवा दिया, मेरे 10 लाख का नुकसान करवा दिया। अगला राउंड तुम नहीं जीत सकते, वह चाकूबाजी में माहिर है। कैफी की बकवास नागराज चुपचाप सुनता रहा। तभी टीना भी उसके पास पहुंची। टीना ने नागराज से कहा, तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों नहीं करते? इसको अपने नागों से डसवा दो। नागराज ने कहा, टीना, मैं कभी अनैतिक लड़ाई नहीं लड़ता। कुछ ही देर बाद दूसरे राउंड की शुरुआत का घंटा बजा। नागराज और सोलो एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। रेफरी ने उन्हें चाकू देते हुए कहा, आगे की लड़ाई तुम्हें इन चाकुओं से लड़नी है। नागराज ने कहा, मैं कभी हथियारों से नहीं लड़ता, इन्हें अपने पास ही रखो। रेफरी के इशारा करते ही सोलो ने पैर हवा में घुमाया, लेकिन नागराज ने उसका यह वार अपने हाथ पर रोक लिया और एक सीधी किक उसके पेट में जड़ दी। सोलो दर्द के कारण चिल्ला उठा। अगले ही पल नागराज की लात दोबारा घूमी और सोलो पलटकर जमीन पर गिर गया। नागराज उसकी छाती पर सवार हो गया और लगातार सोलो के मुंह पर घूंसे बरसाने लगा। नागराज के खेमे में हलचल मच गई। सभी नागराज नागराज चिल्लाने लगे। तभी कैफी ने कहा कि नागराज ने चाकू छोड़ दिया, वरना अभी खेल खत्म हो जाता। आज तो मेरी किस्मत ही खराब है। इसी बीच सोलो ने अपनी टांग पीछे से निकालकर नागराज की छाती पर टिका दी और नागराज को पीछे धकेल दिया। दोनों फुर्ती के साथ खड़े हुए। पहल की सोलो ने। उसने चाकू नागराज के पेट में घोंप दिया। दर्शकों में सन्नाटा छा गया, लेकिन जब चाकू बाहर आया सब चौंक गए। ना तो वहाँ घाव था और ना ही खून। नागराज समझ गया कि इस चाकू में जहर लगा हुआ है। नागराज ने सोचा, यह तो धोखेबाजी है और धोखेबाजों को सबक सिखाना नागराज को खूब आता है। नागराज ने सोलो पर एक जोरदार प्रहार किया तो सोलो के पांव तक जमीन से उखड़ गए और 2 दांत भी पेट में पहुंच गए। नागराज ने हैरान और आहत सोलो को बाल पकड़कर उठाया और एक ही घूंसे में उसे रिंग की फेंसिंग पर पलट दिया। दर्शकों में नागराज नागराज की आवाज़ गूंज उठी। नागराज ने उसके दोनों पांव पकड़कर उसे अंदर खींचा और उसके शरीर को तेजी से चारों तरफ घुमाने लगा। फिर उसके शरीर को दर्शकों की तरफ उछाल दिया। सोलो बहुत से दर्शकों को अपने साथ ले डूबा। विजयी नागराज को लोगों ने कंधों पर उठा लिया और नागराज नागराज कहकर नाचने लगे। बाद में डिसिल्वा नागराज से मिलने पहुंचा। नागराज ने कहा, मुझे मालूम था कि तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगे। डिसिल्वा ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ। डिसिल्वा ने कहा, तुम मेरे लिए लड़ोगे, मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। नागराज ने कहा, मैं किसी की नौकरी नहीं करता, पर मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की कुछ फाइट लड़ सकता हूँ। तुमसे कोई पैसा नहीं लूँगा, बस मेरी एक शर्त है। डिसिल्वा ने कहा, और वह शर्त क्या है? नागराज ने कहा, तुम सीमैन के पार्टनर रह चुके हो, मुझे उसके अड्डे पर लेकर जाना होगा। डिसिल्वा ने कहा, तुम उसे जानते हो? नागराज के मुंह से सीमैन का नाम सुनकर वह हैरान रह गया। नागराज ने कहा, वह सीमैन को बहुत अच्छी तरह जानता है। यूरोप का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, पूरे मोंट कार्लो पर राज करता है और भी बहुत कुछ। डिसिल्वा ने कहा, मैं तुम्हें उससे नहीं मिलवा सकता क्योंकि मैं अभी मरना नहीं चाहता। तुम्हें उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। नागराज ने कहा, तो ठीक है, मोंट कार्लो में अब तुम्हारा नहीं कैफी का धंधा चलेगा। नागराज ने कहा, और इसके साथ ही सारी दुनिया को यह भी पता चल जाएगा कि तुम्हारे पहलवान जहरीले चाकू का इस्तेमाल करते हैं। डिसिल्वा ने कहा, यह बात तुम्हें कैसे मालूम? नागराज ने कहा, मुझ पर घटिया जहर असर नहीं करते। कुछ देर सोचने के बाद डिसिल्वा बोला, ठीक है नागराज, मैं तुम्हें उसके अड्डे तक पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं खुद सामने नहीं आऊंगा। नागराज मान गया। रात को नागराज जब टीना से मिला तो उसने उसे बताया कि वह
कल सुबह ही डिसिल्वा के साथ मॉन्ट कार्लो जा रहा है। टीना ने पूछा, तुम वहाँ रहोगे कहाँ? नागराज ने बताया कि उसकी बुकिंग होटल लाबेला में रूम नंबर 313 में हुई है। अगले दिन नागराज ने टीना से विदा ली और डिसिल्वा के साथ मॉन्ट कार्लो के लिए विमान पर सवार हो गया। वहाँ एयर होस्टेस ने नागराज को पीने के लिए दूध दिया। शीघ्र ही विमान मॉन्ट कार्लो के एयरपोर्ट पर उतरा। नागराज और डिसिल्वा होटल जाने के लिए एक टैक्सी पर सवार हो गए। डिसिल्वा ने नागराज को बताया कि उनके आगे जो कार जा रही है वह यहाँ के एक मिनिस्टर की है। अभी डिसिल्वा ने अपने शब्द पूरे भी नहीं किए थे कि आगे वाला काफिला एक भयानक विस्फोट में उड़ गया। डिसिल्वा ने कहा, नागराज, यह बम विस्फोट बारूदी सुरंग का था और ज़रूर यह सीमेन का कराया हुआ था। ड्राइवर ने टैक्सी रोकी और मोड़कर दूसरी सड़क पर डाल दी। नागराज ने कहा, मुझे पता है कि वह बारूदी सुरंगों का जानकार है और आतंकवादियों को इसकी ट्रेनिंग देता है। कुछ ही देर बाद टैक्सी होटल लाबेला के बाहर रुकी। डिसिल्वा ने कहा, नागराज, तुम तो सीमेन के बारे में बहुत कुछ जानते हो। तुम अंदर चलो, मैं तुमसे कल मिलूँगा। नागराज ने कहा, ठीक है। नागराज से विदा लेकर डिसिल्वा एक और बढ़ गया। मॉन्ट कार्लो की भीड़ भरी सड़कों को रौंदता हुआ मॉन्ट कार्लो का तूफान हंटर अपनी 6 सिलेंडर मोटरसाइकिल पर उड़ा चला जा रहा था। सभी लोग उससे बचकर इधर उधर भाग रहे थे। उसकी मोटरसाइकिल के हॉर्न की विशेष आवाज़ से गाड़ियाँ उसे रास्ता दे रही थी। तूफान की तेज़ी से अब वह रेड ब्रिज की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक हंटर ने ब्रेक लगाए, किंतु बाइक कारों से टकरा ही गई। हंटर मोटरसाइकिल से उतरकर कार के पास पहुंचा। उसने कार को ड्राइवर समेत उठाया। ड्राइवर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा और कार को हंटर ने पुल से नीचे उछाल दिया। दूसरी कार भी उसी प्रकार नदी में समा गई। हंटर बोला, तुम मच्छर हंटर के रास्ते में कहाँ से आ जाते हो? उसके बाद हंटर ने मोटरसाइकिल उठाई और सवार होकर आगे उड़ चला। इधर होटल लाबेला में नागराज कॉफ़ी शॉप में बैठा दूध पी रहा था। तभी बुरे वक्त ने होटल को आ घेरा और हंटर होटल के शीशे तोड़ता हुआ अंदर घुस गया। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, बताओ नागराज कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, नागराज वहाँ पर है। हंटर ने रिसेप्शनिस्ट को उठाया और कॉफ़ी शॉप के शीशे के दरवाजे पर दे मारा और तेज़ी से अंदर आ गया। हंटर ने कहा, नागराज, तेरी मौत आ गई है, खड़ा हो जा। किसी को खड़ा ना होते देख हंटर जोर से चिल्लाया, मैं पूछता हूँ, कौन है नागराज? जल्दी सामने आ जाए, वरना सबको मौत के घाट उतार दूंगा। सबको चुप देखकर वह आगे बढ़ा और एक आदमी से बोला, क्या तू नागराज है? उस आदमी ने कहा, नहीं। तो वह 2 और लोगों के पास गया और उनसे पूछा, क्या तुम नागराज हो? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने उनका सर पटक कर उन्हें मार डाला। इससे पहले कि हंटर चौथे व्यक्ति की ओर बढ़ता, एक नाग उसके हाथ पर लिपट गया। वह नागराज की तरफ घूमा। नागराज ने कहा, जिसकी तुम्हें तलाश है वह मैं हूँ। इस बीच नाग हंटर को छोड़कर नागराज की कलाई में पहुँच चुका था। इसके साथ ही नागराज ने छलांग लगाई और एक जोरदार किक से हंटर पर प्रहार किया, लेकिन हंटर अपने जगह से टस से मस नहीं हुआ। अगले ही पल नागराज ने संभल कर हंटर पर अपने ताकतवर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए, पर नागराज के प्रहारों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी हंटर का हाथ घूमा और नागराज के पैर धरती से उखड़ गए। वह एक और शीशा तोड़ता हुआ रिसेप्शन काउंटर के पास गिरा। हंटर ने एक बड़ी टेबल उठाई, लेकिन इससे पहले कि वह उससे नागराज को कोई चोट पहुंचाता, नाग रस्सी ने टेबल समेत हंटर को जकड़ लिया। हंटर ने अपनी हल्की सी शक्ति दिखाई, जिसके कारण नागों की पकड़ एक दूसरे के शरीर से छूटने लगी और अगले ही पल वह
नागराज के नागों की पकड़ से आज़ाद हो गया। नागराज सोचने लगा कि मेरे नाग असफल कैसे हो गए। इसके साथ ही पत्थर की भारी मेज हंटर ने नागराज की तरफ उछाल दी। नागराज एक तरफ हटकर उससे बच गया। नागराज ने पास रखा टीवी उठाया और उछालकर पास आते हंटर के सिर पर दे मारा। और जब हंटर ने टीवी सिर से निकाला तो उसने पाया नागराज वहाँ कहीं नहीं था। क्या नागराज हंटर से डरकर भाग गया? सीमैन कौन था? क्या नागराज और सीमैन का टकराव हो सका? नागराज को हवाई जहाज़ से मौत के मुंह में गिराने वाला कौन था? यह सब जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।